तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत पाकिस्तान सीमा पर पनपी एक ऐसी कहानी के बारे में जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। एक मुस्लिम युवक और राजपूत बागियों के बीच बने एक ऐसे अटूट गठबंधन की कहानी जो भूगोल, धर्म और समाज की सारी हदें पार कर गई। सच मानिए, ये इतिहास का वो पन्ना है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये हमें दिखाता है कि कैसे विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी एक अनूठा रिश्ता जन्म ले सकता है। अब जरा राजस्थानी भाषा की इस बहुत ही गहरी कहावत पर गौर कीजिए। भलाई, बहादुरी और विद्या किसी एक जाति की जागीर नहीं होते। ये पूरी कहानी का निचोड़ है। ये कहावत हमें याद दिलाती है कि किसी भी इंसान का असली चरित्र या उसकी बहादुरी समाज के बनाए किसी खांचे में फिट नहीं बैठती। शकूर खान का पूरा जीवन इसी बात का सबसे जीता जागता और शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। आइए देखते हैं कैसे। भाग 1, जैसलमेर के बागी। अब इस कहानी के माहौल को समझने के लिए हमें आज़ादी के वक्त के जैसलमेर के बासिया इलाके में चलना होगा। ये एक बेहद बीहड़ दक्षिणी क्षेत्र था, विशाल घाटियों और पहाड़ों से भरा हुआ। मतलब इन हथियारबंद बागियों के लिए एकदम परफेक्ट छिपने का ठिकाना। जरा सोचिए, 56 इंच के सीने और बड़ी बड़ी मूंछों वाले योद्धाओं का समूह हथियारों से लैस होकर ऊंटों के काफिले पर निकल रहा है। एकदम फिल्मी सीन है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। ये कोई आम लुटेरे नहीं थे, बल्कि आप इन्हें बॉर्डर के रॉबिन हुड कह सकते हैं। इनका अपना एक बहुत ही सख्त उसूल था। वो सीमा पार सिंध में जाकर लूटपाट तो करते थे, लेकिन भारत की सीमा के भीतर किसी गरीब को छूते तक नहीं थे। उल्टा वे स्थानीय लोगों का लूटा हुआ माल उन्हें वापस दिलाते थे। उनका एक अलग ही स्वैग और रुतबा था। भाग 2, एक अनोखा भाईचारा। अब इस पूरे सेटअप में अचानक एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक दिन जब इन राजपूत बागियों का काफिला गुजर रहा था, तभी एक 20 साल का लड़का दौड़ता हुआ आता है। ये था शकूर खान। उसने चलते हुए ऊंट को लपक कर पकड़ लिया। बागियों ने उसे साफ मना कर दिया कि भाई, हम किसी बाहरी को साथ नहीं रखते, लेकिन वो लड़का ऊंट छोड़ने को राजी ही नहीं था। उसने उनसे मिन्नतें की, बोला, मैं रोटियां बनाऊंगा, आपके ऊंटों की सेवा करूंगा, बस मुझे अपने साथ रख लो। और पता है, उसकी इस सच्ची लगन और हताशा ने काम कर दिया। आखिरकार ठाकुर नखत सिंह का दिल पसीज गया और उन्होंने उसे अपने ऊंट पर पीछे बैठा लिया। और यहीं से नींव पड़ी एक ऐसे ऐतिहासिक और अटूट बंधन की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भाग 3, मुख्य रणनीतिकार। शकूर सिर्फ एक आम सेवादार बनकर नहीं रहा। बहुत ही जल्दी उसने हथियार बांधने से लेकर कारतूस संभालने और खतरे की भनक लगने पर अलर्ट करने तक सब कुछ सीख लिया। लेकिन जो चीज उसे ग्रुप का सबसे अहम हिस्सा बनाती थी, वो थी सिंध के रास्तों की उसकी बेजोड़ जानकारी। उसे वहां की हर गली, हर पहाड़ी रास्ते का चप्पा चप्पा पता था। वो उनकी रणनीतियों का मास्टरमाइंड बन गया था। और उनका ये एकीकरण सिर्फ काम तक सीमित नहीं था। 5.5 फुट के शकूर खान ने उनका पहनावा तक अपना लिया था। राजपूती पोशाक, चौड़ा सीना और वैसी ही बड़ी बड़ी मूछें। वो पूरी तरह से उनके रंग में रंग चुका था। यहां तक कि पुलिस की वांटेड लिस्ट में भी उसका नाम उन राजपूत बागियों के साथ टॉप पर लिखा जाने लगा था। अब जरा उनके दुस्साहस का ये किस्सा सुनिए। एक बार इंद्र सिंह नाम का एक तेज तर्रार पुलिस अधिकारी इन बागियों का पीछा करते करते थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। शकूर खान ने उसे देखा, चुपचाप अपने ऊंट से उतरा और सीधा पुलिस वाले की नाक के नीचे से उसी का ऊंट उड़ा ले गया। क्या हिम्मत थी उस बंदे की! और जाहिर है, जब वो पुलिस अधिकारी उठा होगा तो बदले की आग में कैसे जल रहा होगा। चौथा भाग, तेज माल्टा की घेराबंदी। और उसी बदले की आग ने आखिरकार एक बहुत बड़े टकराव को जन्म दिया। पुलिस ने ऊंट के पैरों के निशानों का पीछा किया और तेजमालता गांव को चारों तरफ से घेर लिया। इत्तेफाक से वहां सिंध से एक बारात आई हुई थी। पूरा गांव एक तरह से छावनी बन गया। पुलिस की शर्त एक ही थी, शकूर खां को सौंप दो। अब सवाल यह था कि क्या भाटी राजपूत अपनी सदियों पुरानी शरण में आए की रक्षा करने वाली परंपरा तोड़ेंगे। स्थानीय ठाकुरों ने मामले को सुलझाने के लिए पुलिस अधीक्षक को पूरे 1 लाख रुपए की पेशकश की। जरा सोचिए, उस जमाने में 1 लाख रुपए की क्या अहमियत रही होगी। ये एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन एसपी ने इस ऑफर को सीधे ठुकरा दिया। उल्टा उसने गांव की तरफ तोपें और बंदूकें तान दी। भाग 5, द ग्रेट एस्केप। दोपहर से दिन ढलने तक जबरदस्त टेंशन का माहौल था। बातचीत पूरी तरह फेल हो चुकी थी और भाटी राजपूत पीछे हटने को तैयार नहीं थे। शाम के 4 बजते बजते भाटी सरदारों ने फैसला कर लिया।
उन्होंने शकूर खान को एक घोड़े पर बैठाया और पुलिस की भारी गोलीबारी के बीच सीधे घेरे को चीरते हुए भागने का एक दुस्साहसिक आदेश दे दिया। गोलियां चल रही थी, एक भयंकर रेतीला तूफान उठ चुका था और तभी उसी पुलिस अधिकारी इंद्र सिंह ने एक अचूक निशाना लगाया। गोली सीधा शकूर खान के घोड़े के पेट में जा धंसी। लेकिन उस वफादार जानवर की हिम्मत तो देखिए, पेट में गोली लगने के बाद भी वो रुका नहीं, वो दौड़ता रहा और शकूर को उस भानी गोलीबारी से दूर निकाल ले गया। आगे जो हुआ वो सच में आपको भावुक कर देगा। खून से लथपथ शकूर एक बाजरे के खेत में जा छिपा। उसने अपने उस वफादार मरते हुए घोड़े की रस्सियां खोलीं, उसे एक आखिरी सलाम किया और फिर वहां से एक और ऊंट लेकर मुंगेरिया की पहाड़ियों में गायब हो गया। एक योद्धा और उसके घोड़े के बीच का ये सम्मान सच में कमाल का था। और हमारा आखिरी भाग, लोक कथाओं में एक विरासत। पूरे 40 साल, जी हां, घेराबंदी से बचने के बाद शकूर खान पूरे 4 दशक तक फरार रहा। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी वो उनके हाथ नहीं आया और उसने अपना पूरा जीवन बेहद गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जिया। और इस कहानी का सबसे शानदार पहलू तो अब सामने आता है। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान इन्हीं वांटेड बागियों ने इस बीहड़ इलाके की अपनी जबरदस्त जानकारी का इस्तेमाल किया और भारतीय सेना की बहुत बड़ी मदद की। मतलब जो कानून के नजर में बागी थे, वही आड़े वक्त में देश के लिए एक बहुत बड़ी ताकत साबित हुए। लेकिन जिंदगी कभी-कभी बहुत अजीब मोड़ लेती है। जो इंसान तोपों और पुलिस की अनगिनत गोलियों से बच निकला, उसका अंत बहुत ही दुखद तरीके से हुआ। उसे कानून ने नहीं, बल्कि आपसी रंजिश के चलते उसी के समुदाय के कुछ लोगों ने धोखा देकर मार डाला। बाहर वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, पर अपनों का धोखा जानलेवा साबित हुआ। भले ही उनकी जान अपनों के धोखे से गई, लेकिन उनकी बहादुरी और भाईचारे की मिसाल आज भी कायम है। मारवाड़ और राजस्थान के कई इलाकों में आज भी ये लोकगीत गाया जाता है, धन्य हो नोहड़ी शकूर खां। उनका अदम्य साहस आज भी वहां की हवाओं और संगीत में जिंदा है। तो जैसे जैसे हम आज के इस ऐतिहासिक एक्सपोनियर को खत्म करते हैं, मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। घर से निकाले गए एक लड़के का इस तरह एक लेजेंड बन जाना, ये हमें क्या सिखाता है? ये कहानी हमारी सीमाओं, वफादारी और परिवार की समझ को पूरी तरह से चुनौती देती है। क्या परिवार सिर्फ खून का होता है या फिर उनका जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हों? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले एक्सपोनियर में।